चलो भाई, तो बेटा कल हमने क्या शुरू करा था? कल हमने शुरू करा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वर्नर थ्योरी हमने देख ली। आ रही बात समझ में? अब जो हमने वर्नर थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखी, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने 3 एक्सेप्शन के बारे में बात करी थी। बेसिकली पहला एक्सेप्शन था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस लिगेंड की स्ट्रेंथ के बारे में बात नहीं कर पा रही थी। वो ये नहीं बता पा रहा था कि कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो क्यों है, कोई लिगेंड अगर वीक है तो क्यों है। दूसरा रीजन आता है भैया कलर के बारे में, कि वो कलर के बारे में भी कोई बात नहीं कर पाया था। ना ही वो लिगेंड के बारे में बात कर पाया, ना ही वो कलर के बारे में बता पाया, और ना ही वो ये बात कर पाया कि पेयरिंग इलेक्ट्रॉन की हो क्यों रही है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मतलब तुम ये समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में, ये तो हमने क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया, लेकिन पेयरिंग स्ट्रॉन्ग लिगेंड ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की क्या देखने मिल रही, पेयरिंग देखने मिल रही। तो इन सवालों को जवाब वो नहीं दे पाया। इसी सवाल का जवाब देने के लिए अगली जो थ्योरी मार्केट में आई उसका नाम क्या था? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या नाम था बेटा उस थ्योरी का? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी था। तो उस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पोस्टुलेट देखिएगा। सबसे पहले क्या है? ये आपके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पोस्टुलेट है बेसिकली, ठीक है। चलिए, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग बेसिकली सबसे सिंपल क्या था? सिंपल ये था कि उन्होंने लिगेंड्स को क्या कंसीडर किया? एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर किया। पॉइंट चार्ज बोले तो एनायनिक चार्ज की तरह से, मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह से उसको क्या किया? ट्रीट किया। यानी उनका कहना यह था कि जितने भी सारे लिगेंड है वो सब के सब क्या होंगे? एनायनिक लिगेंड होंगे। समझ में आ रही बात? अरे भाई क्लियर है? ठीक है। दूसरा जो आता है उन्होंने, और जो आपका जो था हमारा, या तो क्या माना? एनायनिक माना, या फिर दूसरा क्या माना? अपना न्यूट्रल लिगेंड माना। यानी उन्होंने कहा कि जितने भी सभी लिगेंड है आइदर क्या होंगे? वो एनायनिक होंगे, या फिर क्या होंगे? आपको वो न्यूट्रल लिगेंड होंगे। दूसरा उन्होंने क्या रखा कि मेटल और लिगेंड के बीच में, ठीक है, कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब के आयोनिक बॉन्ड। मतलब समझिएगा क्या है? उन्होंने कहा कि लिगेंड या तो निगेटिवली चार्ज होगा या न्यूट्रल होगा। मेटल पे तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव चार्ज आएगा। उनका कहना यह था कि लिगेंड पे निगेटिव, मेटल पे पॉजिटिव होने की वजह से वहां पर बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आयोनिक बॉन्ड। नहीं आ रही समझ में बात? आ रही है ना? तो जो आयोनिक बॉन्ड बन रहा है, हालांकि ये एक्सेप्शन था उनका, समझ में आ रही बात? ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की लिमिटेशंस थी, लेकिन उन्होंने ये बात उस टाइम पर बोली थी। समझ में आ रही बात? और उन्होंने क्या बोला कि जब मेटल फ्री है, मतलब किसी से कोई बॉन्ड नहीं बनाया, लिगेंड से उसने अपना बॉन्ड नहीं बनाया, तब जितने भी डी ऑर्बिटल हैं उन सब की एनर्जी क्या रहने वाली है बेटा? सेम रहने वाली है। और उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल की डीजेनरेसी के नाम से जाना जाता है। बोलो भाई, यहां तक समझ में आए कि नहीं है? तो डीजेनरेसी का मतलब क्या है? कि 5 डी ऑर्बिटल हैं, पांचों की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। और वो कब तक रहेगी? वो तब तक रहेगी जब तक वो फ्री है, किसी से बॉन्ड नहीं बना रहे। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। जैसे ही उस मेटल को सराउंड करते हैं लिगेंड, अटैक करेंगे मेटल पर आकर, या जुड़ने की कोशिश करेंगे, चारों तरफ से स्फेरिकली सराउंड करेंगे, तो जब वो उसको सराउंड करते हैं तो जो डी ब्लॉक होते हैं ना, उनकी एनर्जी बढ़ने लगती है। क्या बढ़ने लगती है? उनकी एनर्जी बढ़ने लगेगी। भाई तुम ऐसा समझिए, आप कहीं बैठे और आपको चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया मारने के लिए, क्या इसे निपटाएंगे आज? तो आपको थोड़ा सा एनर्जी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? आइदर आप उनसे लड़ेंगे, आ रही बात समझ में, आइदर आप वहां से भागने की फिराक में होंगे। पॉइंट यह है कि आपकी एनर्जी तो बढ़नी तय है, आ रही बात समझ में। तो जैसे ही मेटल को सराउंड कर लिया स्फेरिकली किसने? लिगेंड ने, तो मेटल के जो डी ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी क्या होने लगेगी? बढ़ने लगती है। लिफ्ट अप होगी, लिफ्ट अप होगी, लिफ्ट अप होगी, बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, एक लेवल तक बढ़ेगी ना। अगर उससे ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी तो डी ऑर्बिटल 2 पार्ट में टूट जाते हैं। कितने पार्ट में टूट गए भैया? 2 पार्ट में। समझ में आ रही बात? कितने पार्ट में टूट गए डी ऑर्बिटल? 2। सवाल यह है कि सर डी ऑर्बिटल 2 पार्ट में ही क्यों टूटे? इसका जवाब मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में दिया था। कुछ याद आया? केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको कहा था कि बेटा आपका कोई डी ब्लॉक है, ध्यान से देखिएगा, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं उसके अंदर? 5। डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल है? 5। ये पहले वाला कौन सा होता है? डी एक्स वाई। दूसरे वाला क्या होता है? डी वाई जेड। तीसरे वाला क्या होता है? डी जेड एक्स। चौथे वाला क्या होता है? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और पांचवा वाला क्या होगा? डी जेड स्क्वायर। ये 2 ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन तो एक जैसा है। हमारी बात समझ में? ये एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं दोनों ऑर्बिटल। और ये जो 3 ऑर्बिटल हैं ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं। तो 3 ऑर्बिटल तो एक जैसे हैं, 2 ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन एक जैसा है। एक जैसे अलग अलग हो गए, मतलब कि 3 ऑर्बिटल आपके ये टूट करके ये अलग चले गए, ठीक है, और ये 2 ऑर्बिटल टूट कर क्या हो गए बेटा? ये आपके अलग हो गए। जो 3 ऑर्बिटल इनमें से टूटे हैं इनको हम बोलते हैं T2G। क्या बोलते हैं बच्चों? T2G। और जो 2 ऑर्बिटल आपके टूटे हैं उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? उसको हम
बोलेंगे Eg। समझ में आ रही बात? अच्छा, T2g में 3 वर्ड है तो उसमें कितने ऑर्बिटल आएंगे? 3। Eg में कितने वर्ड है? 2, तो उसमें कितने आएंगे? 2। समझ में आ रही बात? ये बेसिक सा फंडा है, ठीक है। और इसके टूटने के दौरान जो इनका बेसिकली जो आपका क्या बोलते हैं, जो टूटने के लिए जो वहां पर एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसको हम स्प्लिटिंग एनर्जी के नाम से जानते हैं। समझ में आ रही बात? चलिए पोस्टुलेट समझते क्या है कि देखिएगा कि जब एटम मेटल फ्री है तो कोई भी आपका लिगेंड होता है, इनके मेटल जब आपका फ्री होता है, जब फ्री मेटल आपका पाया जाता है तो डी ऑर्बिटल की एनर्जी लगभग सबकी सेम रहती है। उसको हम क्या बोल रहे थे? डीजेनरेसी ऑफ दैट ऑर्बिटल्स के नाम से जाना जाएगा। जब लिगेंड सराउंड करते हैं उस मेटल को स्फेरिकली तो डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल इज लिफ्टेड, यानी डीजेनरेसी क्या है? बढ़ने लगती है, एनर्जी बढ़ने लगेगी। और इसके बाद में ये टूट जाता है इनटू 2 पार्ट्स में। एक होगा Eg ऑर्बिटल, Eg ऑर्बिटल की जो लोब्स होंगी वे अलोंग द एक्सिस होंगी। समझ में आ रही बात? ये आपके Eg ऑर्बिटल है ना, ये ऑन द एक्सिस होगा, जैसे एक्सिस होगी। अब ऐसे ही तो थे ना, ये इस तरह से एक्सिस के ऊपर थे नहीं थे? समझ में आ रही बात? तो Eg ऑर्बिटल की जो क्या होगी वो लोब्स पर होगी, अलोंग द एक्सिस होगा। और T2g ऑर्बिटल क्या होगा? बिटवीन द एक्सिस होगा। T2g ऑर्बिटल कैसे होता है? सर आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गया, तो ये क्या बन गया? एक्स वाई। समझ में आ रही बात? तो ये कौन सा ऑर्बिटल है आपका? ये DXY ऑर्बिटल है। तो XY का ओरिएंटेशन अलग है, बिटवीन द एक्सिस है। इसका ओरिएंटेशन कहां है? ऑन द एक्सिस है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? और जो इन दोनों को टूटने में जो एनर्जी गैप लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक सिंबल जिसका नाम क्या होता है? डेल्टा। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं है? क्लियर है? अरे ठीक है, चलिए अब मैं बेसिकली आपको यहां पर कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। व्हाट इज दिस? पावर कट हो गया था। चलो भाई, तो मैं क्या बोल रहा था आपसे? मैं ये कह रहा था कि देखिएगा अभी जो मैंने यहां पर आपको समझाया, देखिए पावर कट हो गया तो मतलब फ्लो टूट गया। दोबारा समझाता हूं, देखिए क्या है, देखो ध्यान से देखिएगा। ये आपका क्या है? ये आपका डी ऑर्बिटल है, ठीक है। 5 ऑर्बिटल है, पांचों की एनर्जी क्या है? एक सार मतलब एक ही लेवल में पांचों मैंने ऐसे रखा। समझ में आ रही बात? इसे चारों तरफ से दुश्मन ने घेर लिया। जैसे दुश्मन ने इसे चारों तरफ से घेरा तो इसकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ने लगेगी, एक लिमिट तक बढ़ेगी। जैसे ही बढ़ेगी तो अपनी एनर्जी, क्योंकि अगर किसी भी चीज के अंदर एनर्जी बढ़ती है तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? कम होगी। क्या बोला मैंने? अगर किसी भी चीज की एनर्जी बढ़ती है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। अब एनर्जी बढ़ती जा रही तो स्टेबिलिटी क्या होती चली जा रही? घटती चली जा रही। तो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं? दोनों पांचों के पांचों ऑर्बिटल क्या कर जाएंगे? ये टूट जाते हैं। कितने पार्ट में टूटेंगे? 2 पार्ट में। 2 पार्ट में 3 ऑर्बिटल एक साथ रहेंगे, 2 ऑर्बिटल एक साथ रहेंगे। उन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप होगा, अच्छा ये ध्यान से देखिएगा, ये यहां था, एक टूट करके एक एनर्जी की क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी, और एक चला जाएगा उस लेवल से बिल्कुल लो। समझ में आ रही बात? और उन दोनों के बीच में T2g और Eg ऑर्बिटल के बीच का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको डिनोट किया जाता है डेल्टा से। तो अभी तक भाई मैंने आपको यही बात बताई, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात है? थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं आपको, ठीक है ना? देखिएगा कि मैं यहां पर कहना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से देखना। सर ये मेरे हैं 5 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल है जी? 5। 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत वाली बात है? सबकी एनर्जी सेम दिखाई पड़ रही है? बिल्कुल है। लिगेंड जैसे ही, ये कब की कंडीशन है? ये फ्री स्टेट की कंडीशन है। कब की है? फ्री स्टेट। अब जैसे ही इसके चारों तरफ लिगेंड आएगा तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। कहां चली गई? यहां चली गई। अरे हो गई कि नहीं होगी? अब अगर ये इससे ज्यादा और बढ़ाएगा तो ये टूट जाएगा। कैसे टूटेगा? सर एक टूटेगा आपका T2g में, ठीक है, और एक किस में टूटा? आपका Eg के अंदर टूटा। कभी टूटने में Eg नीचे रह जाएगा और T2g कहां रह जाएगा? ऊपर। कभी T2g ऊपर नीचे आ जाएगा और Eg कहां चला जाएगा? ऊपर। वो मैं भी आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल क्या हो गए हमारे? T2g, और ये क्या हो गया हमारा? Eg। यानी कि एक की एनर्जी क्या हो गई? एक की एनर्जी तो इस लेवल से क्या हो गई भैया? कम हो गई, और एक की एनर्जी इस लेवल से क्या हो गई? फालतू हो गई। तो ये डीजनरेसी है। जैसे सराउंड करे डीजनरेसी बढ़ती है, लिफ्ट अप होती है, टूट जाता है T2g और Eg 2 तरह के ऑर्बिटल में। यहां तक कहानी समझ में आई क्या? है भाई, कहानी समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा इन्हीं की स्टेबिलिटी के बारे में। स्टेबिलिटी कर रहा हूं मैं, सॉरी। अब हम बात करते हैं अलग अलग कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री शो करेंगे, और जो क्या शो करने वाले हैं? टेट्राहेड्रल सिमेट्री भी शो करने वाले हैं। अभी हम उनके बारे में यहां पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल बोले तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसकी बात हो रही है? 6 की। बोले तो नहीं ना,
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp3d2 या फिर d2sp3 रहेगी और ज्योमेट्री कैसी रहने वाली है, ऑक्टाहेड्रल रहने वाली है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो लिगेंड, ये तो तुम्हें पता ही है कि लिगेंड जो है सराउंड करते हैं मेटल को सिमेट्रिकली, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो चारों तरफ से सराउंड करेंगे, अलग अलग ओरिएंटेशन ऑर्बिटल होने की वजह से वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। बता चुका ऑलरेडी आपको, चूंकि ईजी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है अलोंग द एक्सिस में वेयर दे हैव मोर इंटरेक्शन विद लिगेंड कंपैरेटिव टू T2G ऑर्बिटल। आ रही बात समझ में? देखिएगा, जो बिटवीन द एक्सिस है वो कौन है, T2G ऑर्बिटल है। ऑन दी एक्सिस है वो कौन है, आपका ईजी ऑर्बिटल है। ईजी ऑर्बिटल का जो इंटरेक्शन होगा एक्सिस पर होने की वजह से लिगेंड से ज्यादा होता है एज कंपेयर टू T2G ऑर्बिटल। समझ में आ रही बात आपको? इसका नतीजा ये हुआ कि इंटरेक्शन ज्यादा होने से ईजी ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है 0.6 डेल्टा ओ। स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा से, और ओ वर्ड लगाया है फॉर ऑक्टाहेड्रल, यानी कि दोनों के बीच का, T2G और EG के बीच का जो गैप है उसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में डेल्टा ओ। आ रही बात समझ में? तो डेल्टा ओ का जितना भी होगा 0.6 उसका क्या होगा, आपका EG होगा, और T2G की वैल्यू जितनी भी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, कैसे, 0.4 से। समझ में आ रही बात? आ रही बात समझ में? और इस एनर्जी के गैप को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा ओ के नाम से जाना जाता है। ये देखिएगा डायग्राम आपके सामने यहाँ पर है, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, अगर आप समझ पा रहे हैं ध्यान से देखिएगा। ये मेटल के डी ऑर्बिटल है, हाँ या ना? कितना लाइन दिखाई पड़ रही तुम्हें, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, जैसे ही लिगेंड इसको आके सराउंड करने लगा, इसकी डीजनरेसी क्या हो गई, लिफ्ट अप हो गई। लिफ्ट अप होने पर ये टूट गया, 3 लाइन एक साथ आ गई और 2 लाइन कहां चली गई, बीच में चली गई। ये वो बेरी सेंटर है, इसे हमने क्या बोला बीच वाले को, बेरी सेंटर। बेरी सेंटर वो है जहां से टूटने वाला है। समझ में आ रही बात? अब इसके क्या बनी, जो ईजी ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी क्या बढ़ी, 3/5 ऑफ डेल्टा ओ। 3/5 कितना हो गया, 0.6। वही तो बोला मैंने, ये कितने से डिक्रीज होगी, 0.4, यानी कि 2/5 से ये कहां जाएगा, बेरी सेंटर से नीचे जाएगा, और ये 3/5 से कहां जाएगा, बेरी सेंटर से ऊपर। यानी कि बेरी सेंटर से 0.6 डेल्टा नॉट कहां बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा, और 0.4 कहां घटेगा, वो नीचे घटेगा। ये ऑक्टाहेड्रल की कहानी होती है। बोलो भाई, समझ में आई कि नहीं है यहां तक? अरे क्लियर है? चलिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम यहां पर दूसरी तरफ। दूसरा क्या है, अब देखिएगा, ये अभी डायग्राम है, अभी समझते हैं इसको, मैं अभी आपको समझाता हूं। देखिए, ये तो आपके समझ में आ गया कि डीजनरेटेड 5 ऑर्बिटल है, T2G नीचे रहेंगे और EG कहां रहने वाला है, ऊपर है। ये कितना रहेगा, 0.6 डेल्टा नोट, या फिर ये क्या रहेगा, 0.4 डेल्टा नोट से ये नीचे हुआ और ये कहां पहुंचा, ऊपर गया। बीच वाली लाइन को हमने क्या नाम दिया, बेरी सेंटर का नाम दिया। यहां तक कहानी समझ में आई? अब आगे समझिएगा, देखिए होता क्या है। ठीक है, देखो यहां पर हम सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि भैया पेयरिंग क्यों हो रही थी और क्यों नहीं हो रही थी, आखिर ऐसा क्या था कि क्या होगा। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अब जितना मजबूत लिगेंड होगा, ध्यान से देखना, जितना मजबूत लिगेंड होगा, जितना ताकतवर लिगेंड होगा, उतनी ही ज्यादा एनर्जी इसकी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कॉमन सेंस की बात है। जितने ज्यादा लोग तुमको मारने के लिए दौड़ेंगे, उतनी ही तुम्हें घबराहट होगी। तुम्हारे पीछे एक आदमी दौड़ रहा, अच्छा छोड़ो, एक कुत्ता पड़ गया तुम्हारे पीछे, तुम भाग पड़े तो घबराहट कम हुई। कुत्ते पड़ गए 2, घबराहट थोड़ी सी तो बढ़ी लेकिन मैनेज कर ली। अब तुम्हारे पड़ गए पीछे कुत्ते 6, और 6 भी इस तरह से हो रहे कि चारों दिशाओं से आ रहे, घूम गए। अब क्या होगा, अटैक भी आ सकता है। घबराहट क्या हो गई, और ज्यादा बढ़ेगी। तो जितना ज्यादा, ध्यान से सुनिएगा, जितना ज्यादा लिगेंड स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा लिगेंड स्ट्रांग घेरेगा आकर के, घबराहट उतनी ही ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा घबराहट होगी, इन दोनों के बीच को टूटने की एनर्जी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब T2G और EG के बीच का जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, वो वैल्यू भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो ये एग्जांपल मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना, मान लो मुझे कॉन्फ़िगरेशन देनी D4 की। किसकी कॉन्फ़िगरेशन देनी, D4। अभी ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यार मच्छर क्या कर रहे भाई, यहाँ पे मच्छर कहां से आ गए? हाँ, वो गेट खुला ना, तो इस वजह से मच्छर आ गए। देखो वहां पे भी, रुक जाओ, मैं इसका मल्टी फिंगर टच बंद कर देता हूं। मैं जस्ट मिनट, मल्टी फिंगर राइटिंग बंद कर दी मैंने, ठीक है ना। अब इतने भाई साहब आपने हटने का, तो कैसे चलेगा पेन हमारा? हाँ ठीक है भाई, बोर्ड है ना, सेंसिल तो काम करेगा। चलेगा। अब D4 की कॉन्फ़िगरेशन है। अभी मैं तो ये तो नहीं कह रहा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है, अभी मैं आपको कुछ चीज समझाऊंगा, ध्यान सुनिएगा। तो अगर मैं D4 इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो कैसे भरूंगा, ऐसे तो भरने वाला हूं कि 1 2 3 4 और 5वां ऑर्बिटल खाली रहेगा। हाँ यहाँ ध्यान से देखना, कोई दिक्कत वाली बात। चलो मैं डायरेक्ट इसी में करके दे देता हूं। मुझे कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 4। तो ये क्या रहा, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। कोई परेशानी वाली बात यहां पर? ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है।
अब ये 4 इलेक्ट्रॉन, एक तरफ मैंने क्या रखा, एक तरफ मैंने रखा वीक लिगेंड, और एक तरफ में क्या लेकर के आया, एक तरफ लेकर के आया स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ध्यान से सुनना, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है डेल्टा ओ, वो ज्यादा हो जाता है किसके मुकाबले में भैया, आपके वीक लिगेंड के मुकाबले में। हाँ या ना, ये भी बात समझ में आई। अब ऐसे समझिएगा कि ताकतवर आदमी है, 2 हिस्से तोड़ के फेंक रहा, तो ताकतवर तोड़ के ज्यादा दूर फेंकेगा, कमजोर वाले पर तो पहले तो टूटने की नहीं, मान लो टूट भी गए तो वो ज्यादा दूर उन दोनों हिस्सों को नहीं फेंक पाएगा। समझ में आ रही बात। अब ये टूट गए, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन टूटने के बाद में कैसे अरेंज होंगे, ध्यान से देखिएगा। सर ये क्या है, पहला इलेक्ट्रॉन, ये क्या आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये क्या आया, तीसरा इलेक्ट्रॉन। भाई क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे मशरूम, मुझे क्लास लेने दो यार आज। चलो ये क्या हो गया भैया आपका तीसरा इलेक्ट्रॉन। अब चौथा इलेक्ट्रॉन है, चौथा इलेक्ट्रॉन इनके साथ में पेयरिंग में जाएगा कि वहां पर जाएगा। देखो हाइट जो है वो थोड़ी ही है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को क्रॉस करके कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है। समझ में आ रही बात। जबकि यहां पर गैप क्या है, ज्यादा है। सर एक इलेक्ट्रॉन आया, दूसरा आया, तीसरा आया, अब गैप ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, गैप ज्यादा होने की वजह से चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकता। नतीजा क्या करनी पड़ेगी, उसे पेयरिंग करनी पड़ेगी, तो चौथे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, पेयरिंग होगी। यही वो रीजन था जिसमें हमें समझ में आ रहा था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग करा देता है, वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं कराता। वीक लिगेंड पेयरिंग इसलिए नहीं करा रहा है क्योंकि स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की जो वैल्यू होती है वीक लिगेंड के अंदर वो काफी कम होती है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड। समझ में आ रही बात। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ज्यादा है, ज्यादा होने की वजह से वो उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, तो चौथे इलेक्ट्रॉन को मजबूरी में क्या आना पड़ता है, जोड़ा बनाना पड़ता है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होती है, पेयरिंग होती हुई हमको दिखाई पड़ेगी। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपके यहाँ पर है भाई, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो मैं कंक्लूजन दे सकता हूं यहां पर कि जो हमारा वीक लिगेंड होगा, वीक लिगेंड में क्या होगा, डेल्टा ओ की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी। स्मॉल होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जा सकता है नीचे से ऊपर की तरफ, जंप कर सकता है, आराम से चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या होगी भैया, पेयरिंग यहां पर देखने नहीं मिलेगी, ठीक है। जबकि जो आपका क्या होता है, जो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है उसका जो डेल्टा नोट ओ होता है वो क्या होता है, लार्जर होता है एज कंपेयर टू वीक लिगेंड, जिसकी वजह से यहां पर गैप ज्यादा होता है और पेयरिंग क्या होती है हमको यहां पर देखने मिलेगी। बेटा ये फंडा आपने क्या रखना है, ये फंडा आपने ध्यान रखना। बोलो भाई यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात है। चलिएगा अब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलती है। ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिस्टल फील्ड सीएफटी के अकॉर्डिंग 2 एनर्जी पर डिपेंड करेगी। कितनी एनर्जी पर, 2 एनर्जी। सबसे पहली एनर्जी होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा। भाई आपके ये 5 ऑर्बिटल हैं, आ रही बात समझ में। ये 5 क्या हो गए, ये टूट गए, 3 नीचे चले गए, 2 कहां रह गए, ऊपर। इनके बीच का जो गैप है उसको हमने क्या नाम दिया, डेल्टा। और ओ और लगा दो, क्या बन गया, डेल्टा ओ बन गया। कोई दिक्कत वाली बात है भैया, ठीक है। दूसरी एनर्जी यहां पर जो इन्वॉल्व होती है वो होती है पेयरिंग एनर्जी। क्या होती है बेटा, पेयरिंग एनर्जी। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई चीज ऐसी है कि जिसको आपको खरीदने में बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है, क्या आप उस चीज को खरीदोगे क्या, यूजुअली नॉर्मल कंडीशन में क्या आप उस चीज को खरीदोगे क्या, जवाब है नहीं। तो अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी, ध्यान से सुनिएगा, अगर पेयरिंग एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन अवॉइड करेगा ज्यादा खर्चा करने में, मतलब वहां पर पेयरिंग एनर्जी नहीं होगी। कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो वीक लिगेंड के केस में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है स्प्लिटिंग एनर्जी के मुकाबले में। आ रही बात समझ में। यहां पर स्प्लिटिंग एनर्जी कम थी और पेयरिंग एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी। इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे ना, रिपल्शन होगा, तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, इसीलिए कहा कि भैया ज्यादा पेयरिंग एनर्जी ज्यादा महंगे को। भाई गरीब भी है तो वीक मतलब गरीब भी है, और तुम महंगी चीज लेने की बात कर रहे, ऐसे कैसे हो जाएगा यार, समझ में आ रही बात। एक तो तुम गरीब, ऊपर से महंगी चीज लेने की बात करें, नहीं चलेगी ऐसी बात। तो क्या है भैया कि यहां पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो पेयरिंग एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा, और यह काम कब होता है, वीक लिगेंड के केस में। वहीं स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में कहानी देखिएगा, सर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है। जब ज्यादा है तो दूसरी एनर्जी, भाई दोनों एनर्जी साथ साथ नहीं होती, दोनों साथ नहीं बढ़ेंगी, दोनों से एक बढ़ेगी तो एक घटेगी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा हो गई तो ऑटोमेटिकली पेयरिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक तो ये अमीर, ऊपर से चीज ही ना सस्ती लग रही। वो कहता ना, आपने वो कहावत सुनी होगी कि भैया वो कि एक छोटा सा बच्चा था, ठीक है, वो कुछ कह रहा था, वो मतलब अपनी माँ से बोलता है कि माँ कोई फला चीज बाजार में से लेनी थी, कितने रुपए की है बेटा, 1 रुपए की है।
बेटा हम गरीब हैं, हम हमारे पास में पैसे नहीं है 1 रुपया लेने के लिए, नहीं लिया। वो बच्चा वो बड़ा परिवार हुआ, मतलब परिवार बड़ा कह रहा मैं, सॉरी, अमीर हुआ, काफी सारे पैसे आ गए, फिर वही सेम चीज उस बच्चे ने दोबारा मांगी थोड़े टाइम के बाद में, क्या बोली कितने का, कि 1 लाख का। माँ ने दिलवा दी, करे तो बहुत सस्ता है। उस बच्चे की समझ में नहीं आया, बच्चे ने बोला कि माँ बात ऐसी है कि तू 1 रुपए को तो महंगा बता रही थी, 1 लाख को सस्ता बता रही थी। तो माँ ने जवाब दिया कि बेटा महंगा सस्ता पैसे डिसाइड नहीं करते, वो हमारी जेब डिसाइड करती है कि क्या कहानी है। अब एक तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ऊपर से पेयरिंग एनर्जी क्या है इनके लिए, कम है। पेयरिंग एनर्जी कम है, अमीर है भैया, अच्छा ये खरीदना, हाँ चलो हटाओ, खरीद दो, छुट्टी। तो पेयरिंग एनर्जी कम है, इसीलिए यहां पर क्या हो गया, यहां पर आपका ये पेयरिंग होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो यही तो है यहां पर कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे हम क्या बोलेंगे, पेयरिंग एनर्जी बोलेंगे। केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट ये है कि हायर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड हो रही है, ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करेगा। और ऐसा कब होता है, जब वीक लिगेंड होगा। केस 2 क्या है कि अगर यहां पर एनर्जी क्या हो रही है भैया, एनर्जी की रिक्वायरमेंट भैया यहां पर बेसिकली कम हो रही है, तो मतलब वो क्या करेगा, पेयरिंग कर लेगा। और वो कैसा लिगेंड के प्रेजेंस में होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में होता हुआ नजर आता है। समझ में आ रही भैया बात आपके, अरे क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए एक ये टेबल है हमारे सामने, एक ये टेबल है हमारे सामने, तो हम टेबल को देखते हैं। इस टेबल में क्या होगा इसके बारे में हम यहां पर देखते हैं, ठीक है। लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक है, कट कर दे। चलो भाई, तो मिले हैं फिर दोबारा से ब्रेक के बाद, ठीक है। तो मैं आपसे क्या बात कर रहा था, मैं आपसे बात कर रहा था पेयरिंग एनर्जी की और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में। बेसिक फंडा ये है कि दोनों एनर्जी एक साथ बढ़ नहीं सकती, दोनों एक साथ नहीं घटेंगी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो पेयरिंग एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा कब होगी, जब लिगेंड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो पेयरिंग एनर्जी कम है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, किसके केस में है, वो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में, ठीक है। अच्छा, एक फंडा और आपने क्या याद रखना है कि ऑर्बिटल जब टूटा है ये ऑक्टाहेड्रल में, तो 3 ऑर्बिटल कहां रहे, नीचे, और 2 कहां रहे, ऊपर। यानी कि पहले क्या भरा जाएगा आपका, पहले T2G भरा जाएगा। समझ में आ रही बात। तो एक रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या केस हमारा यहाँ पर होने वाला है। तो बेटा हम उसके बारे में बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहे हैं जी, बात कर रहे हैं। एग्जांपल, सबसे पहले मेरी कॉन्फ़िगरेशन है जी D1 की। D1 का क्या मतलब है, सर मेरे डी सब शेल के अंदर केवल क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, मैं बात कर रहा वीक लिगेंड के केस में भी और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में भी। ऊपर लिखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी पेयरिंग एनर्जी के मुकाबले में, और यहां पर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के मुकाबले में। इसीलिए यहां पर पेयरिंग नहीं होगी, यहां पर क्या होगी, पेयरिंग होगी। तो अगर D1 की कॉन्फ़िगरेशन है, अब लिगेंड आपका कौन सा आ गया, वीक आ गया, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, T2G के अंदर। एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्या EG के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा क्या, नहीं, ठीक है। अच्छा, लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग है, चाहे कोई भी आओ, तो वो भी एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, T2G के अंदर, हाँ या ना। और EG के अंदर क्या रहने वाला है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। बताओ भाई, यहां तक की कोई दिक्कत वाली बात है। कॉन्फ़िगरेशन हो गई सर हमारी D2 की, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, D2 की। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे सर, दो। T2G में कितना आएंगे, 2। भाई ये T2G रहेगा ना, एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा, होगा नहीं होगा, ठीक है। EG में कितने आए, फिर 0, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों कहां चले गए, T2G के केस में। अब चाहे आपका वीक लिगेंड लो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड लो, यहां पर भी क्या रहेगा, सेम ही कैसे रहने वाला है, हाँ या ना। समझ में आ रही बात। तीसरे केस की बात करते हैं, क्या हो गया सर हमारा D3 में T2G में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 3। ये देखिएगा तीसरा इलेक्ट्रॉन आया ना, तो ये लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात। EG में कितने, 0, यहां पर भी कितने, 3, और यहां पर भी कितने, 0। यहां तक को तो कहानी सेम है, अरे सेम है क्या, कोई मसला यहां तक, कोई मसला नहीं है। मसला कहां से शुरू होगा, मसला शुरू होगा जब अब आएगा D4 की कॉन्फ़िगरेशन। क्या आएगा, D4 की। तो अब मैंने क्या रखा, अब मैंने रख दिया यहां पर D4। अब ध्यान से देखना है भैया आपने, अब क्या देखना है, ध्यान से। D4 में देखिए, अब मैं किसकी बात कर रहा, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। तो जब एनर्जी खर्चा ज्यादा है, ऊपर से गरीब भी हो तुम, खर्चा ज्यादा है, तो क्या तुम पेयरिंग करोगे, नहीं करने के। मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कहां पहुंचेगा, EG के अंदर जाएगा, हाँ या ना। समझ में आ रही बात। तो 3 इलेक्ट्रॉन कहां रहने वाले हैं, T2G के अंदर रहने वाले हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, EG के अंदर आएगा। जबकि यहां पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, गैप ज्यादा होगा, पेयरिंग एनर्जी कम होगी, इसीलिए यहां पर पेयरिंग हो जाएगी। तो इसका चौथा इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेगा, T2G के अंदर ही पहुंचने वाला है। तो यहां पर T2G में 4 इलेक्ट्रॉन और EG में कितने रहेंगे, 0, हाँ या ना। समझ में आ रही क्या नहीं आ रही बात। अगली कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D5 की।
D5 में क्या रहेगा, 3 कहाँ रहेंगे T2G में, वीक लिगेंड है तो एक इलेक्ट्रॉन अगला कहाँ जाएगा, वो यहाँ पर चला जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन EG में आ गए, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 5 हो जाएंगे, पेयरिंग चलेगी ना। अब इसकी पेयरिंग यहाँ पर होगी, यहाँ पर 5 हो गए और EG में कितने रहेंगे आपके 0। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भैया यहाँ पर, नहीं भाई कोई दिक्कत वाली बात है। अगले कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई हमारी D6 की। अब ध्यान से सुनिएगा, वीक के अंदर क्या कहानी हुई, ये मैंने सारा एक ही जगह बना दिया, ठीक है। वीक के अंदर क्या कहानी हुई देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखना। ये मैंने बना दिया, आपके ऊपर तो ले लिया मैंने स्ट्रॉन्ग लिगेंड के, आया ना, ठीक है भैया, और नीचे मैंने क्या ले लिया जी, वीक लिगेंड का, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं D5 का केस बताता हूं। तो D5 में वीक लिगेंड में क्या होगा, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में D5 में क्या होगा सर, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत वाली बात है। अब छठा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो अब छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वीक लिगेंड में। अब मजबूरी हो गई पेयरिंग करने की, तो छठा इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर पेयरिंग बनाने में। तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अब कितने हो गए, अब हो गए 4, और EG में कितने हैं अभी भी, सर EG में अभी भी 2 रहेंगे। समझ में आ रही बात, छठे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, छठा स्ट्रॉन्ग में, वो यहाँ पर आ जाएगा, आया ना। तो ये क्या हो गया आपका 6, और EG में अभी भी कितने हो गए 0। ये क्या हो गया 6, ठीक है, और EG में अभी भी कितने हैं भैया 0, कोई दिक्कत वाली बात है। कॉन्फ़िगरेशन कहां चलती है बच्चे, अब चलती है कॉन्फ़िगरेशन D7 की। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, वीक लिगेंड की। ध्यान दीजिएगा, 4 5 6 इलेक्ट्रॉन भरे गए, अरे भरे गए। अब 7वां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, अगली इस पेयरिंग में। तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 हो गए, तो ये 4 से बढ़कर कितने हो जाएंगे अगले वाले में 5, और EG में अभी भी कितने हैं, EG में अभी भी भैया 2 इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना, ठीक है। अब ध्यान सुनने गया, अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में T2G पूरा भर चुका है, कहां पर 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसके पास में कोई चारा नहीं है, अब इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, EG में जाएगा, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर पहले से मौजूद है, 7वां इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा, आपका EG के अंदर एंटर करेगा। सिमिलर वे में क्या जाएंगे हम, D8 में जाएंगे, हाँ या ना, ठीक है। तो D8 में कैसे होगा सर, D8 में होगा आपका ये कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वीक लिगेंड होगा वीक लिगेंड। तो वीक लिगेंड ये कहां जाएगा, छठा जाएगा, 6 इसमें और 2 इसमें, तो यहाँ पर कितने हो गए, ये 6 हो गए, और ये कितने हो गए 2, आजा भाई, ये कितने हो गए 2, ठीक है। और इसका जो 8वां इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन यहां नहीं बनाया ना मैंने पहले, इसका जो 8वां इलेक्ट्रॉन है, 8वां इलेक्ट्रॉन अब कहां जाएगा, 7 हो गए, 8वां इलेक्ट्रॉन कहां आने वाला है, यहां पर आने वाला है। तो T2G में 6 रहेंगे और EG में कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। बोलो भाई समझ में आई कि नहीं आई बात। उसके बाद में कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई सर, हमारी D9 की आ गई। जब हमारी कॉन्फ़िगरेशन D9 की आ गई तो 6 इलेक्ट्रॉन तो मैक्सिमम T2G में थे, वीक हो चाहे वो हो गया पूरा, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया 6 7 8 5 और 9वां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, EG के अंदर जाएगा। तो EG के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी, 3 होंगे, आ रही बात समझ। और जब इसका 9 होगा तो EG के अंदर भी यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 3 ही इलेक्ट्रॉन निकल करके आ जाएंगे इस वाले में, और ये क्या रहेगा, ये आपका 6 रहने वाला है। समझ में आ रही बात, अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई, है भाई, यस सर, क्या दिक्कत है बताओ, समझ में नहीं आया। ठीक है भाई, चलिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हाँ ठीक है बच्चों, एक और बढ़ा लेते हैं, एक और काम आएगा ना हमें। D9 हो गया। अब D9 के बाद में क्या आया सर, यहाँ पर आया D10, हाँ या ना, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन तो फिक्स रहेंगे, ठीक है। इसमें कितने होंगे 4, इसमें कितने 6, और इसमें कितने 4। बोलो भाई, कहानी खत्म, कहानी खत्म। स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड की पेयरिंग वगैरह सारी चीजें सब कुछ समझ में आ गया नहीं आ गया भैया, है भाई, अरे सब समझ में आ गया नहीं आ गया, ठीक है, क्लियर है, कोई टेंशन वाली बात। चलिए अब मैं जरा यहाँ से इसे निपटा देता हूँ और इसके बाद में हम निकालते हैं कंक्लूजन, ठीक है। तो ये हमने क्या ली, ये हमने ली बेटा कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन किसके अकॉर्डिंग ली, मैं आ रहा है यहाँ से कैमरे में, नहीं आ रहा, अच्छा तो बता दिया करो ना। कॉन्फ़िगरेशन हमने किसके अकॉर्डिंग ली, कॉन्फ़िगरेशन ली हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। आ रही बात समझ में, जो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है, तो हमने उसके बारे में बात करी। ध्यान से देखिएगा, क्लियर है। अब मैं दूसरी चीज बता रहा हूं, सबसे पहले नोट करो D1 D2 और D3, ध्यान से देखना।
D1 D2 और D3 में चाहे आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे आपका वीक लिगेंड हो, सभी इलेक्ट्रॉन कहां पर हैं? केवल और केवल T2G के अंदर ऑर्बिटल है, मतलब EG ऑर्बिटल खाली है, अंदर वाला D ऑर्बिटल खाली होगा तो हम अंदर के D ऑर्बिटल यूज कर सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन अगर D1 D2 D3 है, इररेस्पेक्टिव ऑफ लिगेंड के आपका वो वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, कंपाउंड हमेशा आपका कैसा बनेगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वाला बनेगा। समझ में आ रही बात? ध्यान से सुनिएगा, D9 D8 D9 और D10, भाई D8 D9 D10 में सभी के अंदर क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन पूरे आ चुके हैं। कितना आ चुके? 6। T2G अपनी मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर चुका है? अटेन कर चुका है। आ रही बात समझ में? आगे के जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन है सब कहां पर भरे मिलेंगे आपको? EG के अंदर भरे मिलेंगे। यहाँ पर EG में 2 रहेगा, यहाँ पर 3, यहाँ पे क्या रहने वाले हैं? 4 रहने वाले हैं। तो ये आपका हमेशा क्या बनाने वाला है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने वाला है। समझ में आ रही बात? जबकि यहाँ पर अंदर के केस में देखिएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में 4 5 6 खाली है, 7वें में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रही बात? जबकि वीक के केस में देखिएगा 1 2 2 और 2 सारे के सारे लगभग क्या है? ऑलमोस्ट फुल है। तो इस वाले केस में यानी कि D4 से लेकर के D7 में अगर आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो कैसा कंपाउंड बनने वाला है? इनर वाला। और अगर आपका वीक लिगेंड है तो कौन सा बनेगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये आपने क्या रखनी है बेटा? ये आपने ध्यान रखना है। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं है? क्लियर है? तो ये क्या था भाई हमारा? ये था हमारा किसके बारे में? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हमने किसके अकॉर्डिंग देख ली? जो कि हमने देख ली क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे आगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम यहां पर यूज करेंगे, वही टॉपिक आएगा ना आगे। हाँ, सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। क्या आता है भैया? जिस लिगेंड की जितनी ताकत वो उतनी ही दूर फेंक देगा ऑर्बिटल को तोड़ के। मतलब जो जितना ज्यादा ताकतवर उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या हो जाएगी? उतनी ही ज्यादा होगी। रिप्रेजेंट करेंगे किससे? डेल्टा से रिप्रेजेंट करने वाला है। तो एक सीरीज आपके सामने बनाई गई है स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड के, इसी के हिसाब से प्रैक्टिकल वैल्यू पर निकाली गई है। ये कोई थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल वैल्यू पर निकाली गई। यानी कि लिगेंड स्ट्रेंथ क्यों शो कर रहा है, इसका जस्टिफिकेशन कौन दे गया था? CFT थ्योरी में हमें मिल रहा था। पेयरिंग क्यों हो रही वो भी समझ में आ गया भाई। पेयरिंग क्यों होती है और क्यों नहीं होती वो भी समझ में आ गया। अब कौन लिगेंड स्ट्रॉन्ग है ये भी क्या पता लगा हमें? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता लगता है। तो सीरीज में क्या पाया गया? सीरीज में पाया गया कि जो हमारे एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, सबसे पहले कार्बोनिल, देन साइनाइड, देन आपके क्या हो गया? नाइट्रेट हो गया, देन इथाइलिन डाइअमाइन, देन आपका अमोनिया, देन EDTA-4 हेक्साडेंटेट वाला, देन वाटर ऑक्सलेटो हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइडो भी बोलेंगे, फ्लोराइडो। आ रही बात समझ? लिगेंड चलाना है, फ्लोराइडो, सल्फाइडो, क्लोराइडो, थायोसाइनेटो, ठीक है। उसके बाद में क्या आ गया? ब्रोमाइडो, और क्या आ गया आपका? आयोडाइडो। समझ में आ रही बात? अब इसमें नोट करिएगा, इसमें नोट क्या करना है कि आपको एक मैंने एक्सेप्शन बताया था कि कोबाल्ट +3 के केस में ऑक्सलेटो और वाटर, वैसे तो वीक लिगेंड है, वैसे क्या है भैया? ये वीक लिगेंड है। कि ऑक्सलेटो और वाटर क्या है? ये जनरली कौन से लिगेंड है? वीक हैं, लेकिन इसकी प्रेजेंस में कैसे एक्ट करेंगे? ये स्ट्रॉन्ग की तरह से एक्ट करेगा। हाँ या ना? समझ में आ रही बात? सेकंड केस मैंने आपको अमोनिया के बारे में बताया था, NH3 के बारे में, कि ये टेक्निकली कौन सा लिगेंड आता है आपका? स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा, लेकिन जब Fe और Mn+2 होगा तो उसके केस में कैसे एक्ट करेगा? ये वीक लिगेंड के तौर पर यहां पर क्या करता है? इन्वॉल्व होता है। तो ध्यान से सुनिएगा। तो यानी कि आयोडाइड से लेकर के EDTA-4 तक, वाटर तक आपके क्या हो गए? ये आपके वीक लिगेंड हो गए, जिसमें C2O4 -2 ऑक्सलेटो और वाटर ये कभी कभी आपके क्या एक्ट कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग की तरह एक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन केवल एक ही है, जब CO+3 यहाँ पर मौजूद हो। जबकि जो आपका यहाँ पर NH3 से लेकर के कार्बोनिल है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाला वही है, तो वो आपका कैसा है? यूजुअली सभी इसमें स्ट्रॉन्ग होंगे। NH3 कभी कभी आपका कैसे कर जाता है? वीक की तरह काम करेगा। जनरली स्ट्रॉन्ग है वो। वीक की तरह कब काम करेगा? जब आयरन और मैंगनीज +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, वो केवल आपका यहाँ पर तब काम करने वाला है। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड यहाँ पर हमने क्या कर ली? डिसाइड कर लिया। तुम नोट कर सकते हो, ज्यादातर जिनमें कार्बन और नाइट्रोजन मौजूद है, ठीक है, आइदर नाइट्रोजन हो या कार्बन हो, वीक लिगेंड में आप देखिएगा क्या कार्बन नाइट्रोजन दिख रहा तुम्हें? अब HCN वाला है, ये याद कर लो। मैंने जनरली वर्ड इसीलिए बताया था क्योंकि वो हमारी ट्रिक है ना बनाई हुई कि जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन है, जनरली वो स्ट्रॉन्ग है जी।
जनरली वर्ड क्यों लगाया, ज्यादातर हमारे उसी से हो जाएंगे। इसे छोड़ दो, Cl(H2), F नेगेटिव, OH नेगेटिव, C2O4 में कार्बन है, नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है, लेकिन कार्बन है, इसे भी याद रखना। कार्बन है इसलिए कभी कभी क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा। वाटर में कार्बन नहीं है तो क्या है भैया, वीक है। EDTA-4, NH3 में नाइट्रोजन है, EN में भी नाइट्रोजन कार्बन है, इसमें भी नाइट्रोजन है, इसमें कार्बन नाइट्रोजन, इसमें कार्बन है। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से क्या है, ज्यादातर ऐसे याद करने का अपना तरीका है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज 5-4 बार आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी क्या है। हेलोजन तो सबसे लास्ट में ही है, बीच में हाइड्रोक्साइड है, सबसे लास्ट में क्या है आपके, हेलोजन है। हेलोजन के साथ में बीच में क्या फंसा रखा, फ्लोराइड के बाद में आपके सल्फाइड फंसा रखा, और हेलोजन के आगे क्या फंसा रखा, OH नेगेटिव फंसा रखा। ऐसे आपने क्या रखना, ध्यान रखना। अरे भाई कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात, चलिएगा। सेकंड फैक्टर आता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। जितना ज्यादा मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, मतलब मेटल की चार्ज डेंसिटी भी उतनी ही ज्यादा है। भाई जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही ज्यादा चार्ज है। जितना ज्यादा मेटल के ऊपर चार्ज होगा, उतना ही ज्यादा चार्ज डेंसिटी होने की वजह से वो मेटल उतना ही ज्यादा ताकतवर कहलाया जाएगा, और वो मेटल उतनी ही तेजी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को तोड़ फोड़ देगा। मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आ रही बात आपको, क्लियर है? और ये उस बात को जस्टिफाई करता है कि कोबाल्ट +3 की प्रेजेंस में जो आपका ऑक्सलेटो या वाटर है, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह से क्यों एक्ट करता है, वो चीज यहां से क्या हो जाएगी, जस्टिफाई हो जाएगी। देखिएगा, वाटर एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो कोबाल्ट के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, वो +2 कोबाल्ट की ही है। यहां पर कोबाल्ट के ऊपर क्या आ गई, +3 आ गई। अभी ध्यान से देखना, मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन समझाऊंगा। ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल के कितने, यहाँ पर +2 है, और यहाँ पर क्या है आपके +3 बेसिकली हमारी निकल के आ जाती है। समझ में आ रही बात? अब ये +2 ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ये क्या है आपका, ये +2 है, ये क्या है +3 ज्यादा है, इसीलिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होने की वजह से इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। यही प्रूव कर रहा है, क्योंकि कोबाल्ट +2 और +3 दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और +3 में ज्यादा स्प्लिटिंग फील्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वाटर कैसे एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह से एक्ट करेगा। नहीं आ रही समझ में बात? अरे आ रही है ना, समझे ना? देखो होगा क्या, जिसकी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके साथ जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग कंसीडर कर लिया जाएगा, यानी उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी ही क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सेम कहानी यहाँ पर है। अब निकल के ऊपर भी यहाँ पर क्या है, +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर कितने के भैया, +4 के है, तो भैया क्या होगा, ये वाली कंडीशन आ जाएगा। समझ में आ रही बात? इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू इस वाले कंपाउंड के। समझ में आ रही बात? तो ये दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्या कर दिया भैया, इंक्लूड कर दिया। तीसरी प्रॉपर्टी आती है भैया नेचर ऑफ द मेटल। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड का कॉन्सेप्ट केवल कहां लगता है, 3D सीरीज के लिए अप्लाई होगा। 4D 5D 6D पर ऐसे अप्लाई नहीं होगा। 4D का एलिमेंट होगा, 5D का एलिमेंट होगा, 6D का एलिमेंट होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, हमेशा क्या होगी, पेयरिंग होगी। समझ में आ रही बात? हमेशा पेयरिंग होगी। ऐसा क्यों होता है, देखिएगा, जब आप 3D सीरीज से कहां पर जा रहे हैं बेटा, 4D सीरीज पर जाते हैं, तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो 50% तक इंक्रीज हो जाती है। अब आया समझ में? जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी 50% तक बढ़ गई, तो भैया पेयरिंग एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाएगी। तो पेयरिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए 3D में ही केवल ये रूल लागू होता है, 4D में ऐसा नहीं होता। और जब मेटल हम 4D से कहां जंप करते हैं, 5D पर जंप करेंगे, तो इसकी जो भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी उससे लगभग 50% फालतू तक, 30 से 50% होगा। अरे बात समझ में? इसकी क्या हो जाएगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ जाएगी। यानी कि जब आप 3D से 4D 5D एलिमेंट ले रहे हैं, तो एनर्जी का जो गैप होगा वेरी सेंटर से, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, वो हमारा इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। समझ में आ रही बात आपको? तो इसीलिए यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रही, पेयरिंग दिखाई पड़ रही है। ये उस बात का जवाब है कि पैलेडियम प्लेटिनम के जो कंपाउंड है, वहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड ना होने के बावजूद, वीक लिगेंड मौजूद है, उसके बावजूद पेयरिंग क्यों हुई, तो उसका रीजन हमारा क्या आता है, ये निकल के आता है। ठीक है, जैसे NiCl4 डब्बे के ऊपर क्या आ गया तुम्हारा -2, ये क्या है, ये 3D सीरीज का एलिमेंट है निकल, तो ये कौन सा कंपाउंड बनाएगा भाई, 4+2 है निकल, 3D8 4s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन गए, 3D8 बचा, वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करा पाएगा, तो कौन सा कंपाउंड बनाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और क्या बनाने वाला है, ये sp3 बनाएगा। हाँ यार, लेकिन पैलेडियम और प्लेटिनम की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकल से ऑलरेडी क्या है, ज्यादा है। इस बात से रेस्पेक्टिव के दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सेम है, तो ये उसके बावजूद भी अंदर के ऑर्बिटल यूज करेंगे, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यहां पर बनाने का काम करेंगे, और इनकी ज्योमेट्री जो होगी वो क्या होगी बेटा, DsP2 यहां पर निकल के आएगी। ये आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। समझ में आ रही बात? उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स है बेटा, वो भी डिसाइड करती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को कैसे करेगी, कि जो टेट्राहेड्रल कंपाउंड में स्प्लिटिंग एनर्जी होगी ना, वो ऑक्टाहेड्रल की जो भी वैल्यू होगी उसके 4/9 के बराबर होगी। समझ में आ रही बात? 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो टेट्राहेड्रल के बराबर निकल के आएगी। समझ में आ रही
बात क्लियर है भैया? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ऑक्टाहेड्रल है उसकी सिमेट्री, उसकी ज्योमेट्री, यानी उसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है ना, तो उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी टेट्राहेड्रल से क्या होगी? ज्यादा होगी। आपने क्या रखना, ध्यान रखना। समझ में आ रही भैया बात आपके? भाई टेट्राहेड्रल जितना ऑक्टाहेड्रल होगा उसके भी 4 बटा 9 पार्ट होगा ना, तो ऑक्टाहेड्रल ज्यादा है। ऑक्टाहेड्रल के 4 बटा 9 पार्ट करें, 9 में से 4 हिस्से किसके हैं? वो इसके हो गए। तो इसको याद रखिएगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? स्क्वायर प्लेनर की, देन किसकी होगी? ऑक्टाहेड्रल की, और ऑक्टाहेड्रल के बाद किसकी होगी बच्चों? टेट्राहेड्रल की यहाँ पर निकल के आती है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, ये आपकी ज्योमेट्री कैसी है? ये आपकी हो गई टेट्राहेड्रल। कौन सी हो गई भैया? टेट्राहेड्रल। सर आपको कैसे पता लगा? वीक लिगेंड 3D एलिमेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 डब्बे चाहिए, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स sp3 वाला यहाँ पर यूज होगा। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्या यूज होगा? ये dsp2। अरे होगा, मतलब क्या होगी? स्क्वायर प्लेनर। क्या होगी भाई? स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर की क्या होगी? ज्यादा होगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। समझ में आ रही बात? याद करने का तरीका देखिएगा। स्पॉट क्या है भैया? स्पॉट sp स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, और t क्या हो गया? टेट्राहेड्रल। तो इस तरह से हम इसे क्या कर सकते हैं बेटा? याद कर सकते हैं। भाई समझ में आई यहाँ तक कहानी है? चलिएगा। उसके अलावा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर भी हम स्प्लिटिंग देख लेते हैं। भैया टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी बिल्कुल ऐसी है जैसी ऑक्टाहेड्रल की, बस कहानी उलट है। ऑक्टाहेड्रल में T2G नीचे, EG कहाँ जाएगा? ऊपर, और टेट्राहेड्रल में T2G कहाँ रहेगा? ऊपर जाएगा, और EG कहाँ रहेगा? नीचे। T2G के साथ में जुड़ा रहता है आपका क्या भैया? मतलब T2G के साथ में बेसिकली आपका जुड़ा रहेगा, चलेगा ठीक है। T2G है, T2G के साथ में बेसिकली जुड़ा रहता है आपके 3 ऑर्बिटल, और EG के साथ में बेसिकली कितने ऑर्बिटल जुड़े रहेंगे? आपके 2 ऑर्बिटल। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। टेट्राहेड्रल का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई भैया? sp3। ध्यान से सुनिएगा, sp3 मतलब कंपाउंड कैसा बना होगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो क्या यहाँ पर पेयरिंग हुई क्या? समझो बात को, पेयरिंग हुई क्या? नहीं। अगर पेयरिंग होती तो अंदर के ऑर्बिटल खाली हो जाते हैं। तो पेयरिंग क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहां पर टेट्राहेड्रल की पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है, इसीलिए पेयरिंग देखने नहीं मिलती। तभी तो कंपाउंड टेट्राहेड्रल बना। अगर पेयरिंग हो जाती तो कंपाउंड बनता है स्क्वायर प्लेनर। समझो बात को। स्पॉट में स्क्वायर प्लेनर सबसे आगे था, फिर ऑक्टाहेड्रल, देन सबसे लास्ट में क्या था? टेट्राहेड्रल रखा भाई। वीक लिगेंड है यहां पर, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा, ज्यादा का बहुत ज्यादा। नतीजा वीक लिगेंड होने के बावजूद, वीक लिगेंड होती है यहां पर, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होने की वजह से कोई पेयरिंग नहीं हो रही, तभी तो वो टेट्राहेड्रल यानी कि sp3 को बना रहा है। अरे नहीं आ रही समझ में बात? आ रही समझ में? तो ये आपको क्या रखना, ध्यान रखिएगा। T2G की एनर्जी हायर होगी, ये रहा 0.4 ऊपर आ गया। इस बार डेल्टा O की जगह क्या लिख देंगे? डेल्टा T। O मतलब ऑक्टाहेड्रल था, T मतलब क्या हो गया? डेल्टा मतलब आपके टेट्राहेड्रल हो गया। और दोनों के गैप को हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसे डेल्टा टी से यहाँ से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। सेम कहानी है लगभग, बस यहाँ पर EG आपकी एनर्जी लोअर होगी और T2G की एनर्जी क्या होगी? हायर साइड होगी। हायर साइड वही कितनी चलेगी यहाँ पर? 0.4 से +4, 0.4 ऑफ डेल्टा टी। जो ये वैल्यू होगी उसका 0.4 ऊपर जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? माइनस का 0.6 डेल्टा टी। माइनस का साइन इस बात को इंडिकेशन कर रहा कि मैं नीचे वाले की बात कर रहा हूँ, वेरी सेंटर से। समझ में आ रही बात भैया आपके? अरे क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? और इसी के साथ में आपका ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला पार्ट भी क्या होता है बेटा? पूरा होता है, ठीक है। ये हो गया हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी होगी। एक ही एक्सेप्शन था इसका, वो क्या था? वो इसने माना था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आयोनिक बॉन्ड होता है बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। यही एक इसका एक्सेप्शन था, जो कि बाद की थ्योरी में क्या हो गया था? रिजॉल्व हो गया था। और एनसीईआरटी ने बोला है कि भैया जी इसके बारे में जानकारी करना अभी आपकी औकात से बाहर है, मतलब अभी आपको हायर क्लासेस के अंदर जाना पड़ेगा। बोलो भाई, नहीं आ रही समझ बात? आ गई? क्लियर है? तो यहां पर आपका ये वाला पोर्शन क्या होता है? पूरा होता है। अब क्या बचता है हम उसको समझते हैं। अब छोटे छोटे टॉपिक बच गए। अब आपके मुश्किल से मुश्किल 2 क्लास और चलेंगी। समझ में आ रही बात? एक क्लास में तो आपका आइसोमेरिज्म होने वाला है। आ रही बात समझ में? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। और एक क्लास में आपके मैं छोटा मोटा टॉपिक निपटाऊंगा। एक कलर ऑफ द कंपाउंड के बारे में जरूर बात करनी है मुझे, कलर ऑफ द कंपाउंड के बारे में। तो कल को हमारी क्लास कलर ऑफ द कंपाउंड को लेकर के होगी, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो एक्सेप्शन था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कलर वाला, वो भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था। तो कल मैं कलर के बारे में भी बात करूंगा। तो एक क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? कलर पढ़ेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ेंगे, आरी बात समझ में, और बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। ये 3 टॉपिक हम बेसिकली क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। और एक चौथा टॉपिक हमारा आइसोमेरिज्म का बढ़ रहा। 4 टॉपिक हम कितनी क्लास में खत्म करेंगे भैया? 2 क्लास के अंदर खत्म करेंगे। एक टॉपिक और है हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाला, ठीक है। वैसे वो उसके ऊपर ऐसा ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे करा के चलेंगे, सेफ साइड लेके चलो ना। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि भैया जेईई मेन से जो चॉइस वाला पोर्शन था वो खत्म कर दिया। जैसे सेक्शन बी, आप नीट का एग्जाम देते हो ना, सेक्शन ए आता है, सेक्शन बी आता है। तो सेक्शन बी में
15 में से आपने 10 क्वेश्चन थे, तो जेईई मेंस के भी 10 में से 5 क्वेश्चन करने होते थे शायद, तो उनकी चॉइस क्या कर दी, खत्म कर दी। तो जो बॉडी एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराती है जेईई मेन को, वही कंडक्ट किसको कराती है, नीट को। तो ये मान करके चलिएगा कि नीट अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ सकता है। 2025 का जो नीट का पेपर है, मैं गारंटी दे रहा हूं भैया, वो हार्ड आएगा एज कंपेयर टू 2024 से, क्योंकि बेइज्जती बहुत ज्यादा हो गई एनटीए की। अब अगर एनटीए क्या करता है, अब अगर एनटीए भैया अब भी पेपर हल्का बना रहा है, तो एनटीए क्या करे, जहर खा के भैया एनटीए वाले अपना काम तमाम कर लें। समझ में आ रही बात? खैर, कहना तो चाहिए नहीं है, सबके अपने अपने घर परिवार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जो है तो भैया बात वही है, पेपर हार्ड आने के चांसेस हैं, और जो आपका पैटर्न है वो भी चेंज हो सकता है, और भी बदलाव यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन हम तब तक न्यूज कंफर्म नहीं मानेंगे जब तक हमारी ऑफिशियल न्यूज कोई नहीं आ जाती। इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार क्या हुए, समाप्त हुए। नमस्कार।